नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। खबर यह है कि 18 को सत्र की शुरुआत होगी, वो पुरानी संसद से जरूर होगी, लेकिन 19 सितंबर को जो गणेश चतुर्थी का दिन होगा, उस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उनकी नई टीम, उनकी पूरी टीम, नई नहीं, टीम पुरानी है, पूरी टीम नई संसद में कामकाज शुरू करेगी और यहीं विपक्ष को भी बैठना होगा। नई संसद में कुछ चौंकाने वाले विधेयक या निर्णय भी सरकार के आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें देश का नाम बदलने का मामला है, जिसे भारत किया जाने की चर्चा इस समय खूब है। वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक आ सकता है, यूसीसी जैसे मुख्य विधेयक पेश हो सकते हैं। इसके अलावा चंद्रयान, ब्रिक्स की सफलता, G20 की सफलता और सूरज पर भी यान भेजने के मुद्दे लोकसभा और राज्यसभा में रखे जा सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संसद के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि उनके हाथों में देश सुरक्षित है और बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। ये परसेप्शन भी बनाने की कोशिश सरकार करेगी, जबकि विपक्ष के लोग लगातार महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, अडानी जैसे मुद्दों को रखेंगे। हालांकि इस सत्र में ना तो प्रश्नकाल है, ना ही शून्यकाल, तो विपक्ष के लिए बोलने का, अपनी बात रखने का कोई स्कोप है नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी संसद के जरिए इतिहास रचना चाहते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि मोदी ये अपने जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव भी चल सकते हैं। तो आज मंथन इसी पर। लगातार विपक्ष और तमाम देश के लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अभी तो मानसून सत्र खत्म हुआ है, ऐसी क्या बातें रह गईं या ऐसी इस दौरान क्या बातें हो गईं जो मानसून सत्र के बाद इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई कि सरकार को विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है राष्ट्रपति के जरिए। ये बड़ा सवाल है, बार बार ये सवाल पिछले 4-5 दिनों से गूंज रहा है कि क्यों ऐसा किया गया है। 28 अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि 18 से जो पूरा मसला है वो 18 से 22 सितंबर तक एक तरीके से पूरा एक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और उसमें बहुत सारे मुद्दे रखे जाएंगे। लेकिन उसमें मुद्दे क्या होंगे, एजेंडा क्या होगा, कार्यसूची क्या होगी, ये बताया नहीं गया है। जब बार बार विपक्ष इस बात को पूछ रहा है तो सारे नेता इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये सब समय आने पर बताया जाएगा। वो कौन सा समय होगा, ये बड़ी बात होगी। और विशेष सत्र है उसमें क्या मुद्दे होंगे, क्या एजेंडा होगा। जब विपक्ष से रहा नहीं गया तो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र का एजेंडा पूछ लिया। सोनिया गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि क्या बिना किसी चर्चा के विपक्ष के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया है। उनकी अध्यक्षता में, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें इंडिया और एनडीए के खिलाफ जो इंडिया वाले गठबंधन के सांसद हैं, वो नेता हैं, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने इस मसले पर चर्चा भी की। सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को उठाने जा रहा है, इसी लेकर जो इंडिया वाले गठबंधन की चर्चा सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई, उनमें एक तरीके से ये सारी चीज़ें रखी गई। और बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के महासचिव और मीडिया विभाग के हेड जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का जो रणनीतिक समूह है वो शामिल हुआ था। इसके बाद इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि विपक्ष सदन का बहिष्कार नहीं करेगा बल्कि लोगों के मुद्दों को उठाएगा। जयराम रमेश ने बताया कि सोनिया गांधी ने 6 सितंबर को पत्र लिखा है, यानी कि आज, और इस पत्र में उन्होंने कहा है कि बिना किसी चर्चा के संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया गया है।
विशेष सत्र की कार्यसूची जारी नहीं की गई है, ऐसा पहली बार हुआ है। संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची को लेकर उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया गांधी ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें जो विशेष मुद्दे उन्होंने जिक्र किए हैं वो कह रहे हैं कि केवल सरकारी मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए। सोनिया गांधी कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और सदन का अगर विशेष सत्र बुलाया गया है तो फिर कांग्रेस मौजूदा आर्थिक नीति पर चर्चा चाहती है, कमर तोड़ महंगाई पर चर्चा चाहती है, एमएसएमई उद्योग हैं उनकी परेशानी पर चर्चा चाहती है, किसानों को एमएसपी पर चर्चा चाहती है, किसान आंदोलन के समय एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा इस पर चर्चा चाहती है, अडानी पर जेपीसी चाहती है, अडानी समूह को लेकर कथित खुलासों और समूह के मोदी सरकार से कथित रिश्तों पर चर्चा और जेपीसी गठन की मांग करेगी जो विपक्षी गठबंधन है कांग्रेस पार्टी। और जातीय जनगणना की मांग की है इस पत्र में और कहा कि इस पर भी हम चर्चा चाहते हैं। और जातीय जनगणना तो दूर, जनगणना तक इस सरकार ने नहीं कराई। जनगणना जरूरी होनी चाहिए और इसके साथ ही जातीय जनगणना भी होनी चाहिए, ऐसी बातें अपने पत्र में सोनिया गांधी ने कही। संघीय ढांचे पर हमले की बात सोनिया गांधी ने कही कि सरकार ने संघीय ढांचे पर हमला किया है। रणनीति के तहत गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान किया जा रहा है, उनके मुख्यमंत्रियों को परेशान किया जा रहा है। जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं उन पर चर्चा की मांग की है। प्राकृतिक आपदा से कई राज्य ग्रसित हैं, अत्यधिक बारिश और सूखे की मार पड़ी है उन राज्यों में, लेकिन केंद्र सरकार ने उन राज्यों में आपदाग्रस्त घोषित नहीं किया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चीन का मुद्दा सोनिया गांधी ने अपने पत्र में उठाया है। चीनी घुसपैठ पर 3 सालों से चर्चा नहीं हुई, इस पर सामूहिक संकल्प लिया जाए, ऐसा सोनिया गांधी ने अपने पत्र में जो प्रधानमंत्री को लिखा उसमें कहा। सांप्रदायिक तनाव पर उन्होंने साफ तौर पर चिट्ठी में लिखा और कहा हरियाणा समेत अलग अलग राज्यों में भय और चिंता का माहौल है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर का मुद्दा भी सोनिया ने उठाया और कहा 4 महीने बाद भी हिंसा जारी है, इम्फाल में कर्फ्यू लगाया गया, इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए अगर बहुत सारी बातें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। अब तमाम जो सवाल उठते हैं कि क्या भारत नाम बदला जाएगा, क्या इंडिया नाम हट जाएगा, क्योंकि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। इस पर जो अधीर रंजन चौधरी हैं कांग्रेस के लोकसभा में नेता, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिया भी है और भारत भी है। कुल मिलाकर अब इस पर मार हो गई है और कहा यह जा रहा है कि पूरा एजेंडा अपने आप में चुनावी है। तमाम तरीके के दलीलें हैं। कोई कह रहा है, भाजपा के एक नेता सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य काल में इंडिया शब्द आया था और भारत में ज्ञान का प्रकाश निहित है, इसलिए भारत ज़्यादा बेहतर है। अब ये संयोग है या प्रयोग है, ये लोग जाने। तो कुल मिलाकर अभी जो परिस्थितियाँ आई हैं उनको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया शब्द है उसको हटाना इतना आसान नहीं है। 50% राज्यों की मंजूरी चाहिए और संविधान में संशोधन चाहिए 2/3 बहुमत के साथ में, बहुमत तो है बीजेपी के पास। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है और तरह तरीके से। और ये जो मामला गर्म कब से हुआ कि नरेंद्र मोदी की जो ग्रीस और साउथ अफ्रीका की जो यात्रा थी उसके दौरान उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और जब अभी G20 को लेकर जो एक डिनर है उस पर जो एक प्रेसिडेंट की तरफ से, भारत की राष्ट्रपति की तरफ से एक जो पत्र आया, इन्विटेशन आया विपक्ष के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसके बाद से जो विपक्षी दल हैं वो विफर पड़े हैं। एक दक्षिण अफ्रीकी अर्थशास्त्री ने एक आकलन निकाला है, उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम 15,000 करोड़ रुपया खाली भारत हटाने में, मतलब भारत को लाने और इंडिया हटाने में खर्च होगा। बहुत सारे सवाल हैं कि इस तरीके के निर्णय क्या बेहद ज़रूरी हैं, क्या बहुत ज़रूरी होने चाहिए। ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद का विशेष सत्र बहुत विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाता है। अब ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां देश में हैं जिनको लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है, और इसमें क्या यूसीसी, महिला आरक्षण, इस तरीके के मसलों पर भी क्या कोई विधेयक सरकार लाना चाहती है। विपक्षी गठबंधन जो इंडिया वाले हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया सबसे इतना ही डर गए हैं कि सारी जगह इंडिया हटाना चाहते हैं। अभी शाम को ये खबर आई कि अक्षय कुमार ने अपनी पिक्चर का नाम जो उनकी आने वाली थी
उस नाम से भी इंडिया शब्द हटा दिया है। इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा खबरें शाम को चलाई गई और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में कब कब अगर देखा जाए तो कब कब इस तरीके के जो सत्र हैं वो आहूत किए गए हैं, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो पूरी जो सिस्टम है संसदीय, उसको जो समझने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई ये करने को तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या ये चीज़ें वास्तव में देश के हित में है? क्या हित और अनहित का सवाल उठाया गया है। कब कब जो बुलाया गया है सदन 1947 में भारत की आज़ादी की औपचारिक घोषणा के बाद 14/15 अगस्त की रात को विशेष सत्र बुलाया गया था। ये देश में पहली बार आज़ाद भारत के पीएम के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने इस संबोधित किया था और इसका भाषण हुआ था। इसके बाद साल 1961 के नवंबर माह में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन युद्ध के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विशेष सत्र का फैसला तत्कालीन पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर लिया गया था। वाजपेयी उस समय विपक्ष में थे और विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने आग्रह किया था जवाहरलाल नेहरू से कि संसद का सत्र बुलाइए नेहरू जी। आज़ादी के 25 साल पूरे होने पर साल 1972 में 14-15 अगस्त की रात को भी जश्न मनाने के तौर पर विशेष सत्र बुलाया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर भी 9 अगस्त 1992 की आधी रात को संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया था। 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 को भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस बार मौका था भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे होने का। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी अपने 9 साल के कार्यकाल में 2 बार विशेष सत्र बुलाए हैं और ये इस बार तीसरा सत्र है। 26-27 नवंबर 2015 को बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर भाजपा सरकार ने अपना पहला विशेष सत्र बुलाया था और आखिरी विशेष सत्र भाजपा सरकार ने जीएसटी को लेकर लागू कानून जो लागू करना था उसको लेकर साल 2017 में बुलाया था। इसके बाद ये तीसरा सत्र होगा। तो कुल मिला के इस सत्र से पहले आज़ादी के इतिहास में केवल 8 बार ही विशेष सत्र बुलाए गए हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का मसला है और अलग तरीके की परिस्थितियां हैं। विशेष सत्र क्यों आयोजित किया गया, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके निहितार्थ हैं, बहुत सारी बातें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट वो इस पर कुछ फरमा रहे हैं, उसे सुन लिया जाए। एक ही सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, मोदी सडनली और एक बात की, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर ली है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं। खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई जब जब इस देश के लोग बड़े परेशान थे, हलकान थे, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया। वो कई प्रकार की दलीलें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई चाइना ने हमारी ज़मीन हड़प ली, नोटबंदी में आपने नहीं बुलाया, मणिपुर जल रहा था आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया, और विपक्ष को बिना विश्वास में लिए आप ये क्या करने जा रहे हैं, कौन सा सत्र बुला रहे हैं, क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। बहुत सारे जो स्थितियों परिस्थितियों का जिक्र विपक्ष कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष भी जो ये सत्र है इसको लेकर बहुत हलचल है विपक्ष में। विपक्ष भी अब समझ नहीं पा रहा है कि क्या स्थितियां क्या परिस्थितियां हैं। इस बीच राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए हैं, ऐसी खबरें हैं। वो वहां पर कई 3 देशों की यात्रा पर गए हैं और वो चर्चा करेंगे। अगर
देखा जाए तो अब विपक्ष को लेकर भी एक तरीके से जो सरकार है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवधारणा जनता के बीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया वाले लोग हैं, ये वास्तव में देश विरोधी लोग हैं, ये देश के हितैषी नहीं हैं, ये देश के हित में काम नहीं करते हैं, इनको भारत से भी नफरत है और इनको राष्ट्रवाद से नफरत है। इस तरीके की बातें बहुत सारी कही जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक में एक बात साफ कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जो एक विवाद इस देश में चल रहा है सनातन पर हमले का, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो मंत्री हैं तमिलनाडु की सरकार में, उन्होंने जो उन्होंने टिप्पणी की है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई इस विषय पर वही लोग बोले जिनको सनातन के बारे में जानकारी है, केवल ये नहीं कि जिसको देखो मुंह उठाकर बोले। तो प्रधानमंत्री ने आज सभी को एक तरीके से चेतावनी दी, ताकीद कर दिया कि सनातन पर बोलने के लिए तर्कों और तथ्यों के साथ में बोलिए, केवल आप गाल बजाने की जरूरत उसमें है नहीं, ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत और इंडिया नाम बदलने वाला जो मसला विवाद चल रहा है, इसमें सत्ता पक्ष का कोई मंत्री नेता नहीं बोलेगा, वही लोग बोलेंगे जिन्हें अधिकृत किया गया है। ये अपने आप में एक तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक कैपिंग लगाई गई है, ये यूं कहें कि ये शर्तें लगा दी गई हैं। ये कैबिनेट की बैठक में ये सब सारी बातें हुई। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक बैठक भी आज हो गई, पहली बैठक हो गई रामनाथ कोविंद के आवास पर। इस बैठक में क्या हुआ अभी बहुत कुछ डिटेल इसका निकल कर आया नहीं है, लेकिन बैठक की जानकारी आ रही है कि ये बैठक रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुई। तो एक साथ नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो चौंका देते हैं, और संसद सत्र के जरिए भी लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा था कि मानसून सत्र को ही माना जा रहा था कि ये आखिरी सत्र होगा मोदी का संसद के अंदर, लेकिन अभी नई संसद में कामकाज शुरू होना, उसका उद्घाटन होना बाकी था। तो जाहिर सी बात ऐसा कैसे संभव था, नरेंद्र मोदी नई संसद में जाए बिना कैसे ये कार्यकाल खत्म करते। तो वो वहाँ पर 19 तारीख को जाएंगे। कुछ ऐसा मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ इतिहास ही रचा जाएगा। अब वो इतिहास कैसा होगा वो सबका अपना अपना नज़रिया होगा। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शान खान कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत खान साहब। जेपी लोहिया साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ वो भी जुड़े हैं। भास्कर रजनीश गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं भोपाल से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और थोड़ी देर में आरजेडी के नेता मुकेश यादव हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। आलोक भदौरिया जी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। भदौरिया जी, सीधे आप पर ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। ये आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया कि भाई एक तो सनातन वाले पे बिल्कुल तर्कों और तथ्यों के साथ में जवाब दीजिए, ऐसे नहीं कि गाल बजाइए जाके। और दूसरा, इंडिया वाले जो इंडिया और भारत वाला जो मसला चल रहा है नाम बदलने को लेकर इस देश का, कि भाई ऐसा होने जा रहा है, संसद का विशेष सत्र होगा। तरह तरीके से 10-15 एक सूची पत्रकार गिनाने लगे हैं अपने डिबेट में बैठ के कि वो कह रहे हैं कुछ छोड़ो भी मत। पत्रकारों को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, किसी को कुछ नहीं मालूम है, मोदी की पार्टी के नेताओं को भी नहीं मालूम क्या होने वाला। तो सब कयास लगा रहे हैं, कोई महिला विधेयक ला रहा है, महिला आरक्षण का विधेयक ला रहा है, कोई कह रहा है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जाएगी, इस तरीके के यूसीसी की बात हो रही, चंद्रयान, ब्रिक्स और जो G20 की सफलता का परचम लहराएंगे मोदी, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया वालों का, वो कह रहे हैं कि भाई एजेंडा बताओ। सोनिया गांधी ने कहा कि एजेंडा बताओ, चिट्ठी लिखी। वो कह रहे हैं मूल मुद्दे में सोनिया गांधी ने 9 बिंदु भेज दिए लिख कर कि इन पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि जो ये सत्र है विशेष सत्र, उसमें हमें क्लेश ज़्यादा होने की उम्मीद लग रही है अभी से। हालांकि ये भविष्यवाणी ठीक नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ना इसमें प्रश्नकाल है ना शून्यकाल है, सरकार की सुननी है विपक्ष को जाके। एक बात और निकल कर आई कि जो राष्ट्रपति जी ने 2 तारीख को जो अधिसूचना जारी की है, ये यूँ कहें कि जो
उन्होंने सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी की, उसमें विशेष नहीं है, सिंपल लिखा है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जा रहा है, जबकि प्रहलाद जोशी ने कहा विशेष सत्र है। ये भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उन राष्ट्रपति जी को आपने नई संसद के मतलब किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने आमंत्रित नहीं किया, उन्हें संसद के अंदर घुसने नहीं दिया, अब वही संसद का सत्र बुला रही हैं और वो भाषण देंगी। तो क्या परिस्थितियां, क्या स्थितियां लग रही हैं, क्या नाम वाला मसला आ सकता है, क्या क्या खबरें हैं? मैं तो बहुत आज कंफ्यूज हूँ, उलझा हुआ हूँ, इतनी ज़्यादा बातें हो गई इस पर आलोक जी कि अब किसी कंक्लूजन पर आप ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। इस पूरे प्रक्रिया में हमको ये सोचना है कि हम कितने लोकतांत्रिक हैं। आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। ये सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है कि अगर आप संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं तो संसदीय कार्य मंत्री ने ट्वीट किया, कायदे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानी चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यह ऐसा होता भी आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यस्त हैं, वो 10 सालों में उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनको समय नहीं मिला है यहाँ पे, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो इतने व्यस्त नहीं हो सकते कि वो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बताना चाहिए था। अच्छा चलो मान लो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनको भी समय नहीं मिला, तो कम से कम ट्वीट तो उनके हाथ में था। जब एक ट्वीट किया था कि विशेष सत्र बुला रहे हैं, तो 4-5 ट्वीट और कर देते कि इसमें सत्र में किन किन चीजों पर चर्चा होनी है। ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक ये इंडिया या भारत क्या होना चाहिए, इंडिया मतलब क्या है, दैट इज भारत, वो एसोसिएशन ऑफ स्टेट, ये सब बातें काफी हो चुकी हैं, पहले बहस में हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से मीडिया इन सब चीजों पे छाया हुआ है। मेरे लिए मुद्दा ये नहीं है, देखिए मेरे लिए मुद्दा ये है कि आप उसका नाम भारत कर लीजिए, आर्यवर्त कर लीजिए, इंडस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हिंदुस्तान कर लीजिए, क्या नाम बदलने से भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी? क्या भारत भुखमरी के दलदल से मुक्त हो जाएगा? क्या भारत में जो 16.3 करोड़ जो कुपोषित है वो मुक्त हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे? क्या अगले साल बाहर हो जाएंगे? क्या भारत जो लो इनकम कंट्रीज का जो दायरे में आता है उससे बढ़ जाएगा? क्या स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारी पहुंच और उपलब्धता बढ़ जाएगी? क्या हम वो स्वास्थ्य सेवा जो निजी हाथों में सौंप दी गई है, क्या हमको उससे छुटकारा मिल जाएगा? क्या हमारे जो शिक्षा का है सबका एक समान स्तर हो जाएगा? ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि मैंने इतने सालों की मतलब लगभग 4 दशक होने वाले हैं 2 महीने के बाद, तो 4 दशक की पत्रकारिता में मैंने कभी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं लिखा और ना मैंने कभी इंडिया का राष्ट्रपति लिखा। मैंने हमेशा भारत के राष्ट्रपति लिखा और पूरे हिंदी अखबारों में, मैं हिंदी के शायद लगभग सभी अखबारों में मैं काम कर चुका हूं, मैंने किसी भी हिंदी अखबार में ये नहीं देखा आज से 10 साल पहले भी, 20 साल पहले भी, 30 साल पहले भी कि इंडिया के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया। ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा ना लिखा, हिंदी अखबारों में तो ये बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये है कि तो इस पर वितंडा क्यों? तो इसका मतलब ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहाँ है, हम कहाँ हैं। एक चीज और जो सबसे मुख्य चीज में देखना, तो पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से कर्नाटक के चुनाव से अगर आप इधर लौट करके आए, एजेंडा सेटिंग की कमान विपक्ष के हाथों में थी। विपक्ष ही एजेंडा सेट कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी पीछे पीछे कर रहे थे। उदाहरण की दिल्ली में बैठक होती है तो पीछे पीछे वो भी अपनी बैठक तय कर लेते हैं, मुंबई में बैठक होने जाती है तो पीछे पीछे, मतलब तमाम मुद्दों में एजेंडा सेटिंग का काम विपक्ष के हाथों में था, जो भारतीय जनता पार्टी इसको मतलब बेपसी में थी, वो तय नहीं कर पा रही थी। तो अब ये स्ट्रोक लाया गया, जिसको अगर आप मास्टर स्ट्रोक कहना चाहें तो आप मास्टर स्ट्रोक कहें, लेकिन मैं इसको एक वितंडा शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि एक मुख्य मुद्दों से भटकाव है, ताकि आप इन्हीं चीजों में बहस में रहे। आप इस पर चर्चा नहीं करें कि जब बाली में जब बैठक होने जो हुई थी पिछले साल G20 में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री, मतलब क्या बोलो, इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत के ही बोल देते, जो लिखते आ रहे हिंदी भाषा में बहस भी कर रहे भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति मिले थे, इसके बारे में हमको पता अब चलता है। ऐसा क्यों? ये कौन सी कूटनीति है? ब्रिक्स की बैठक होती है जोहान्सबर्ग में, तो हमको वहां पर ये चीन की तरफ से बयान आता है कि भारत के आग्रह पर वो मिले थे, भारत की तरफ से जाता है कि वो चीन के आग्रह पर मिले थे, लेकिन तब भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। तीसरा, अभी आपका ये अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर भी अगर आप देखें तो आपका देखिए रशिया आपके पास में नहीं आ रहा है।
रूस आपके भाग नहीं ले रहा है, शी जिनपिंग आपके यहाँ भाग नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, तो G20 में अब ज्यादा दबदबा किसका होगा? अरे आलोक जो जी, इसमें G20 इसमें देश है। माफी के साथ में एक मिनट आपको कुछ चीजें ऐड कर दूं। आज मैं देख रहा था इस देश के बहुत बड़े चैनल के एक बहुत बड़े पत्रकार ये बता रहे थे कि भाई शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं इसलिए उनको डांट पड़ी है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ मुरली मनोहर जोशी आडवाणी जी है ना, उसी तरीके का उनका एक मार्गदर्शक मंडल है, उसने डांटा कि भाई भारत क्यों नहीं जा रहे हो, अपना नुकसान क्यों करा रहे हो। इस तरह की खबरें चल रही भारतीय मीडिया में। तो नहीं मालूम, लेकिन वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके वो मुखिया शी जिनपिंग है, और उसमें जितने भी जो सदस्य हैं सब में उन्हीं का ही दबदबा है। वो जब चाहे तो वो अपने प्रधानमंत्री भी बदल देते हैं, वो सारे के सारी चीजों को बदल सकते हैं, पूरी क्षमता है उनके ऊपर कोई भी नहीं है। वहाँ कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं है, वहां पर शी जिनपिंग से सत्ता शुरू होती है और शी जिनपिंग पे ही आकर खत्म हो जाती है। जिस तरीके से हमारे भारत में भी अरे भाई मेरा सवाल तो यही था ना आलोक जी, मैं थोड़ा सा विषयांतर थोड़ा सा हल्का सा करूंगा, फिर आप कंटिन्यू करिए कि भाई जब भारत में हमारे मार्गदर्शक मंडल की नहीं चल रही है तो शी जिनपिंग वाले मार्गदर्शक मंडल की वो क्यों सुनेंगे। दिक्कत तो यही है। और हमने वो वीडियो भी देखा है जो वहां के पूर्व राष्ट्रपति को सुरक्षाकर्मी कॉलर पकड़ के शी जिनपिंग की बगल से उठाकर ले जाते हैं, तो मार्गदर्शक मंडल की वहां की भी हैसियत आपको पता चल जाती। अब आप कंटिन्यू करिए, मुझे इतना ही जोड़ना था इसमें। मुझे नहीं लगता कि मार्गदर्शक मंडल वहां भी नहीं है, ना तुर्की में अर्दोगन के पास में है, ना रूस में आपके पास पुतिन के पास में, कहीं कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें तो छोड़ दीजिए, या मार्गदर्शक मंडल क्यों है, किस लिए है, उस पर भी मत जाइए, कोई मतलब नहीं, हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। हमारा ये मानना है कि मुख्य मुद्दों से भटकाव है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर हम उसमें सफल नहीं होने जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है कि G20 को इतना बड़ा मौका मिला है, भारत ने इतने बड़े पैमाने पर बैठकें करी है, 200 से ज्यादा बैठकें कर डाली हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये बैठकों का दौर किया गया है। और अभी आप याद करिए, जम्मू कश्मीर की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी एक ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में जब पर्यटन संबंधी बैठक हुई थी तो उसमें चीन के प्रतिनिधि मंडल ने भाग नहीं लिया। आप ये देखिए, ये रवैया है। आपकी बैठक से पहले वो एक नक्शा जारी करता है, आप वहां पर जोहान्सबर्ग में मिल करके आते हैं, उसके बाद में नक्शा जारी करता है। मैं वो बात नहीं करता हूँ कि आप झूला झूला रहे थे उसके बाद में गलवान हुआ, मैं उसमें बात ही नहीं करता। मैं तो ये बात करता हूँ कि आप 19 दौर की आप मंत्रिमंडल, आप वो सैन्य कमांडरों के स्तर पर आप बातचीत कर रहे हैं, जबकि आपका बयान है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ, तो फिर बातचीत क्या हो रही है? बफर जोन कहाँ बनाए जा रहे हैं? भारत के क्षेत्र में बफर जोन बनाए जा रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुझे एक ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आप इसको दो स्तर पर देखना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर, और घरेलू राजनीति और घरेलू अर्थव्यवस्था के स्तर पर। इन मुद्दों पर अगर आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम कमजोर पड़ रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा होने जा आलोक जी रहा है कि कंप्लीट करें, मुझे एक G20 ब्रेक पर जाना है, मैं या तो कंप्लीट फिर करूं? मैं ब्रेक के बाद आपके पास क्या आऊं। ये ऐसा ऐसा होने जा रहा है कि G20 में कोई हम एक साझा वक्तव्य नहीं दे पा रहे हैं? क्या हम उस चुनौती से बचने के लिए हम तुरंत हमने नया एक मुद्दा खड़ा कर दिया कि लोग G20 की नाकामी पे बात नहीं करें, क्योंकि अभी तक उनका एक साझा बयान पे बात नहीं हो पाई है, तय नहीं हो पाया है, जबकि सामने आलोक जी G20 ये खड़ा बात हुआ बड़ी है। पते की कही, मैं आपको माफी के साथ में रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना ही होगा। आपने बड़ी पते की बात कही है। वास्तव में मैं देख रहा 4-5 दिन से G20 पर कोई डिबेट हो नहीं रही चैनलों में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सीधे आलोक जी के पास फिर जाएंगे, चूंकि कुछ बात उनकी अधूरी रह गई थी। आलोक जी अपनी बात कंप्लीट करके मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाऊंगा और बहुत सारे सवाल जवाब हैं। इस बीच मायावती का एक ट्वीट मुझे नजर आ गया, मेरी स्क्रीन पर ही चल रहा है चैनल की। वो कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, और इसमें बीजेपी और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं। आलोक जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मेरा मानना है कि आप नाम उसका कुछ भी रख लें, लेकिन क्या हम इतने हंगर इंडेक्स में हम ऊपर बढ़ जाएंगे? क्या उससे मुक्त हो जाएंगे? क्या भारत का जो पासपोर्ट है, एक सबसे बड़े पासपोर्ट की एक ताकत होती है, वो देश की ताकत बताती है, दुनिया में उसके एक रसूख बताती है। जापान का के पासपोर्ट को कितनी जगह वीजा ऑन अराइवल मिलता है, अमेरिकन नागरिक को कितनी जगह वीजा ऑन अराइवल मिलता है, अब भारत के नागरिक को कितनी जगह, कितने देशों में वीजा ऑन अराइवल मिलता है। क्या आपके नाम बदल देने से आपको वीजा ऑन अराइवल मिलने लगेगा? अगर ऐसा होता है तो इससे कोई बढ़िया बात नहीं, आप कुछ कोई भी नाम रख लीजिए, इससे मेरा कोई जाता ही नहीं। ठीक बात है। मैं जेपी लोहिया के पास जाऊंगा। जेपी लोहिया जी, बहुत सारे सवाल आलोक जी ने उठाए। वो कह रहे हैं कि भाई वास्तव में क्या मूल मुद्दों से भटकाने के लिए सब सारी बातें हो रही हैं, और अभी तो मानसून सत्र गया है,
अब अचानक कौन सी बात रह गई थी भाई, सारी चीजें उसी में रख लेते, थोड़ा और बढ़ा लेते उसको। अचानक ये सारी चीजें, विशेष सत्र ठीक है बुलाना अधिकार है, तो विपक्ष का भाई पूछना अधिकार है कि एजेंडा बताओ भाई, किस बात का एजेंडा, ऐसा क्या गोपनीय है सोनिया गांधी करेगी? भारत के इतिहास में इतना गोपनीय एजेंडा तो उन्होंने देखा ही नहीं, और उन्होंने मूल मुद्दे लिखकर भेज दिए हैं। आलोक जी ने प्रश्न उठाया कि भाई क्या पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई, क्या हैसियत हमारी बढ़ गई, इनसे हमारे देश को आंका जाता है। ठीक, आर्यावर्त लिखो, हिंदुस्तान लिख लो, कुछ भी रख लो, हिंदुत्व रख लो, कुछ भी रख लो भाई, लेकिन कम से कम इस जो देश की वास्तव में स्थिति परिस्थिति है, अभी मैं पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, आलोक जी बताएंगे। मैं कहीं अभी पढ़ रहा था, अब चूंकि आजकल सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर आती हैं और फेसबुक पर ज़्यादातर चीज़ें रहती हैं, ट्विटर पर भी चीज़ें थी कि शायद जो अफगानिस्तान की मुद्रा है वो थोड़ा ज़्यादा भारी हो गई है, उसकी हैसियत कुछ बढ़ गई है और हम उससे थोड़ा पीछे हैं, ऐसी खबर मैंने पढ़ी थी, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है। लोहिया जी। देखिए, अभी जो आपने बात रखी है, मैं एक तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदन को बुलाना ये कोई नई बात नहीं है, और अगर कोई सदन के अंदर का अगर कोई बात रखनी है तो आप ये समझिए कि उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया होने के साथ साथ जो भी एजेंडा होता है सदन के सभी सदस्यों को आजाद भारत के इतिहास में, माफी के साथ मैं कह रहा हूं लोहिया जी, केवल 8 बार बुलाया गया है, 9वीं बार है 75 साल के इतिहास में आजादी के। तो ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति विपक्ष को बताओ ना, कि विपक्ष की क्या परिस्थिति है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आठों की आठों बार भारतीय जनता पार्टी नहीं बुलाया? मोदी सरकार में तीसरा है ये, वो भी परिस्थितियां विशेष थी। जी जी, मैं वही कहना चाहता हूं। और अगर कोई एजेंडा अगर है भी सरकार का, तो निश्चित तौर पर तो भाई देश से या विपक्ष से ऐसी छुपाने की कौन सी इतनी चीजें हैं भाई, तो देश है, ऐसी कौन सी आपकी पर्सनल चीज थोड़ी है, ना नरेंद्र मोदी की है, ना जेपी लोहिया की है, ना आलोक भदौरिया की है, ना दुर्गेंद्र चौहान की है, किसी की नहीं, ना रजनीश गुप्ता की है, ना शान खान की है। तो देश की बात है ना, रखो ना सामने, दिक्कत क्या है? दुर्गेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन उठाया है, बधाई देता हूं आपको, और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी मैं मानता हूं। ये आप जानते हैं कि जब सदन जब चलता है, जो भी एजेंडा होता है, सदन के सभी सदस्यों को पहले बता दिया जाता है, यहां तक कि उनको कॉपी भी दी जाती है, और उनको सारी संवैधानिक प्रक्रिया का मालूम होता है कि किस विषय पर सदन में चर्चा होनी है। एक बात, और जब सदन में चर्चा होगी, दुर्गेंद्र जी, निश्चित तौर पर देश के सामने बात आएंगी। ऐसा होता रहा है, ये कोई नया काम नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार कोई ऐसा नया काम बिल्कुल नहीं कर रही है। नया है, मैं बता रहा हूं कैसे नया है लोहिया जी, मैं नया है। इससे पहले जितने भी 8 सदन हुए विशेष, उसमें पहले से पता था देश को भी, और पहले से पता था जब विपक्षी दलों की बैठक होती किसी भी सत्र को लेकर, उनको सबको पता था। इसमें किसी को नहीं पता, ना कोई बैठक बुलाई गई है और ना किसी को वो किया गया। ये इसमें कुछ नहीं बताया गया देश को। देश में एक इतिहास ऐसा भी रहा है कि केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए सदन को बुला करके संशोधन किया गया था कानून के अंदर। तो ये कोई नई बात नहीं है, और जो भी चीजें हैं, जो भी सदन के पटल पे होंगी और वो देश के सामने भी होंगी, ऐसा कोई नया वक्तव्य ऐसा या कोई इस बार पहली बार या इस प्रकार के सदन के अंदर डाइवर्जन नहीं है क्या? जो चीन का मुद्दा आलोक जी ने उठाया, भाई सी जिनपिंग को आप बिल्कुल झूला झुलाते रहे, वो कह रहे नहीं आऊंगा आपके यहाँ, जाइए, और बड़ी मुश्किल से वो तो कहिए बाइडेन साहब कोरोना फ्री हो गए तो आज आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हमारी बची जा रही है। नहीं, आप ये देखिए, चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मानते हो? कोई हैसियत नहीं प्रधानमंत्री की, वहां कोई हैसियत नहीं प्रधानमंत्री की। देखिए एक देश जहां नरेंद्र मोदी को जाना होगा, वहां अगर कोई मिनिस्टर जाएगा उसकी कोई हैसियत नहीं होती। वो चीन के प्रधानमंत्री क्या कोई डिसीजन ले सकते हैं? क्या कोई सार्थक बात कर सकते हैं क्या? वो अपने देश का एजेंडा तो लेकर आएंगे, अपने देश की बात तो रखेंगे, और ऐसी तो है नहीं कि चीन की नुमाइंदगी नहीं है। अगर चीन के प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित तौर पर चीन की नुमाइंदगी G20 में होगी। कश्मीर की बैठक में नहीं गए, चीन के प्रतिनिधि नहीं आए थे कश्मीर की बैठक में, तभी आपको मान लेना चाहिए था। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, विपक्ष को चीन से इतना प्यार क्यों है?
अरे आपको ये भी तो विपक्ष प्यार को है, समझ करना चाहिए, आपको भी ये प्यार है, विपक्ष को समझ करना चाहिए। आप झूला झूलाते हो, आपको प्यार नहीं है? जिनपिंग नहीं आ रहा है तो इनको भाई इससे झूला पेट में दर्द किसको हो गया। कौन झुलाता है? जो बहुत इंटीमेट होता है उसी को हम झूला झुलाते हैं, आप किसी को झूला नहीं झुलाने चले जाते हैं। अगर जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, तो विपक्ष वालों को इतना दर्द क्यों हो गया? और आलोक जी ने जो बातें की, मैं उन पर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण रखना चाहता हूं। दुर्गेंद्र जी देखिए, भारत, आप हम लोग जब अपने भारत के राष्ट्रगान को गाते हैं, जन गण मन भारत अभिनायक भारत भाग्य विधाता, तो उसके अंदर भी शुरुआत भारत भाग्य विधाता, और तरण के अंदर जब हम ओथ लेते हैं उसके अंदर भी ये बोला जाता है कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा। तो इंडिया जो नाम था, ये हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से भारतवर्ष के ऊपर थोपा गया था, और अगर इंडिया शब्द हट जाता है, भारत शब्द रहता है। और भाई भारत अचानक रहेगा। क्यों टाइमिंग? अब 9 साल से आपको याद नहीं आया? इससे पहले भी आपकी सरकार थी, तब आपको याद नहीं आया? बड़ा खराब शब्द है। तब आप लगातार लिखते रहे खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, बढ़ो इंडिया। अभी मैं देख रहा था जो G20 का जो चल रहा है लोगो, उसमें भी इंडिया लिखा हुआ है। क्या करोगे, उखाड़ कर फेंक दोगे क्या? तो मैं उसी बात पे आ रहा हूं दुर्गेंद्र जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तो विपक्ष को ये, अगर हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत लिख दिया, तो इनको भारत से इतना नफरत नहीं, क्यों हो भारत रही से है? कोई इतराज नहीं। वो कह रहे प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आलोक जी कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। आलोक जी बहुत वरिष्ठ संपादक हैं हिंदी के, और हम लोग भी लिखते रहे हैं। हम लोग कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि अंग्रेजी हिंदी मिला के क्यों लिखो भाई? आपके पास शब्द भारत के राष्ट्रपति लिख दो, काहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखो, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। दुर्गेंद्र जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ भी चुनाव दिया, और एक महिला होने के नाते भी उन लोगों के ऊपर किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की गई थी। आपको उस समय महिला याद नहीं आई थी जब संसद का आप लोकार्पण कर रहे थे प्रधानमंत्री? तब भूल गई थी महिला? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आपने ये घुसने वही नहीं लोग दिया? हैं। अगर हमारे महामहिम ने भारत आलोक लिख जी, दिया, और किसी को भी बोलने का मौका मिलेगा क्या? आप ये बेकार की बातें भारतीय जनता नहीं, पार्टी रजनीश के जी, आलोक जी की प्रवक्ता से सुन रहे हैं, इनके पास कोई लोहिया जी की बातें बड़ी कोई तथ्य महत्वपूर्ण है। बताने के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे बातें की है, हैं। उसकी बातें तो करने रहे हैं। बहुत आप बेवजह क्यों महत्वपूर्ण समय बातें इतना दे रहे हैं? मैं आ रहा हूं हम आपके लोग पास ये सब अपनी बोल बारी रहे में। हैं। रजनीश जी अपनी बारी में। आलोक भारतीय जनता पार्टी लोहिया जी के को बोलने नेता दीजिए। तथ्यात्मक बातें तो करे, कोई तथ्य की बातें करे, कुछ बताए तो सही कि क्या बातें हैं। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, उनको कंप्लीट करने दिया। जेपी लोहिया कंप्लीट करिए। रजनीश जी, जेपी लोहिया कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा दोनों नेताओं के पास। ये कौन सकते हैं जो इस प्रकार की डिबेट में इस प्रकार के शब्दों का जो उद्घोष कर रहे हैं? मैं इस बात पर आपत्ति उठाता हूं दुर्गेंद्र जी। मैं अब अपनी बात रखा हूं, आप अपनी बात पे बोलिएगा, और जो आपने जो भी मेरे से सवाल पूछे, मैं उनके आपको जवाब दे रहा हूं दुर्गेंद्र जी। नहीं, दीजिए कंप्लीट करिए कृपया, तो मैं इनके पास जाऊं फिर। अगर भारत के राष्ट्रपति ने भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इनको भारत से इतनी नफरत क्यों हो रही है? इनको राष्ट्रपति से इतनी नफरत क्यों हो रही है? ये इस बात का स्पष्टीकरण करें। और ये तो भारतवर्ष तो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं जा रहा हूं लोहिया साहब, मैं जा रहा हूं रजनीश गुप्ता के पास। रजनीश गुप्ता जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भारत लिखने से क्या दर्द है भाई? बताओ अपना दर्द। अनम्यूट करिए रजनीश जी। रजनीश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट करिए और बताइए कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं बताता हूँ किसके पेट में हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश को यूं ही नहीं कहा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप सुन लीजिए। ऐसे ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश को कहा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये मूर्खता की प्रकाष्ठा हो गई कि आप यदि भारत के संविधान को पढ़े लिखता है, पीपल ऑफ इंडिया। नहीं रजनीश जी, प्रधानमंत्री जी को लेकर कोई गंभीर टिप्पणी नहीं कर, आपको कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आप नोटिस भेज दीजिएगा, आई विल रिप्लाई टू योर नोटिस। प्रधानमंत्री को लेकर गंभीर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी मत करिए कृपया। नहीं करने का अधिकार है। मैं मानता हूँ मूर्ख है, मेरे देश का प्रधानमंत्री मूर्ख है, मैं मानता हूँ।
आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं नहीं, अपने- मैं तो आप उस देख पद रहा की हूं, गरिमा को देश बरकरार रखिए। आप मूर्ख कैसे कह सकते हैं भाई प्रधानमंत्री गरिमा को? होती है। गरिमा मैं और गरिमा अरविंद को केजरीवाल भी बताऊंगा। सदन के अंदर और कहते सत्यजीत हैं का जहां इस्तेमाल प्रोटेक्टेड करना होते हैं वो, जहां गरिमा को प्रोटेक्टेड होते हैं। छोड़िए। गलत बात, बिल्कुल आलोक गलत जी, बात। गरिमा को छोड़िए। मैं आपको प्रमाण देता हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मूर्खों की प्रकाशता को पार कर चुका है। जिस तरह से देश चला रहा है उनको देश गलत बात है, बिल्कुल हमारे गलत बात है। युवाओं को बेरोजगारी का बिल्कुल मतलब गलत नहीं, बात है। महंगाई से मतलब नहीं। देश में बिल्कुल वो गलत आज बात, इस चले तरह डिबेट नहीं इंडिया चल को पाएगी मदद रजनीश जी, कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं, भारत मैं के इसे संविधान कतई जो बर्दाश्त बाबा नहीं साहब करूंगा। भीमराव ने लिखा, किसी नेता को, दलितों किसी को इतनी देश के परेशानी प्रधानमंत्री है। को आप मूर्ख कैसे कह सकते हैं भाई? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आवाज बंद करिए, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। शान मैं आपके पास आ रहा हूं। शान खान साहब ये कह रहे हैं, लोहिया साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के पेट में दर्द क्यों है? नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं है। कहाँ दर्द है हमारे पेट में? वो कह रहे हैं विपक्ष का भारत लिख अधिकार है दिया तो कौन जानना। सा दर्द हो गया भाई? नहीं नहीं नहीं, भारत विरोधी तो ये लोग हैं। आरएसएस ने भारत के संविधान को नहीं माना, तिरंगे को नहीं स्वीकार किया। ये कब से भारतीय हो गए? ये तो हमेशा अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करते आए थे। मेरा मुंह खुलेगा तो फिर मैं सारी चीजें बताऊंगा, कैसे सावरकर ने और पेंशन ली थी अंग्रेजों से। तो सारी बातें मत खुलवाइए, ये नाराज हो जाएंगे फिर भाजपा प्रवक्ता। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्यों ये लोग क्या कर रहे नहीं, हैं। मौजूदा ठीक है, गड़े मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। हाँ, तो वही, मौजूदा तो वक्त इसीलिए तो कह रहा हूं। में, मौजूदा वक्त मैं में भारत लिखने से क्या दिक्कत हो गई भाई आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। कहाँ, कौन कह रहा है समस्या? बताइए मुझे। एक कांग्रेस पार्टी के जेपी किसी लोहिया नेता कह का रहे हैं आपको बड़ी बयान- समस्या है, कांग्रेस और समस्या विपक्षी नहीं है। गठबंधन में पेट में बड़ा दर्द हो गया है आप लोगों नहीं नहीं, इनके पेट में दर्द हो गया। हमने इंडिया नाम रख लिया ना अपने गठबंधन का, तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया, झाड़ा शुरू हो गया इनको। हमको कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है भाई। जेपी लोहिया वो कह रहे हैं कि इंडिया नाम रख लिया इसलिए इनको दिक्कत होगी। दर्द वास्तव में आपको है, इनको नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस वाले भाई ने मेरे ने जो बात रखी है मैं उनका सम्मान करता हूं। और ये देखिए, इनकी मानसिकता ये कोई नई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने इंडिया रखा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप इंडिया रखें, आप इंग्लैंड रखें, आप चाइना रखें, आप कुछ भी रखें, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपकी मानसिकता अंग्रेजी मानसिकता पर ही टिकी हुई है। इंडिया का जो शब्द जो दिया गया है वो अंग्रेजी मानसिकता का दिया हुआ है। अंग्रेजों से पेंशन आप लोग लेते थे और मानसिकता हमारी बता रहे हो। अंग्रेजों से पेंशन आप लोग लेते थे 60 रुपए, और मानसिकता हमारी बता रहे हो। अंग्रेजों के मुखबिर आप लोग थे। अंग्रेजों के मुखबिर आप लोग थे। अंग्रेजों के मुखबिर आप लोग थे। भारत छोड़ो का विरोध आप लोगों ने किया था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपनी बात रखिएगा, आराम से रखिएगा, मेरी भी तो बात बस सुन लीजिएगा। नहीं, आप तो कब से बोल रहे हैं? आप कोई सुन रहे हैं? हम लोग कब से? हमको तो बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। आप ही बोल रहे हैं कब से? तो कहाँ पर मिला? लोहिया आपने साहब, कितना लोहिया मिनट बोला? साहब, लोहिया साहब उनको बोलने कितना दीजिए। मिनट बोला बोलिए, आपने? शान कब से बोलिए, आप आप लोग सुन रहे हैं? शान बोलिए। चलिए, देखिए दुर्गेंद्र जी, बोलिए। देखिए दुर्गेंद्र जी। जी, भारतीय जनता पार्टी का ये काम रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये भ्रम और सनसनी फैलाते रहे हैं। मैं समझता हूं ये जो सत्र बुलाया गया है, मोदी जी को अपने पापों का और कुकृत्यों का पश्चाताप हो रहा है। हो सकता है वो इस सत्र में अपने पापों और कुकृत्यों की क्षमा मांगकर इस्तीफा दे दें, या तो वो ये घोषणा कर दे कि 15-15 लाख दिन में क्यों सपने देख रहे हैं भाई आप लोग? दिन में सपने मत देखिए। संभव है, हालांकि इस वक्त रात है, लेकिन दिन वाले सपने मत देखिए। संभव है मोदी जी को हो सकता है अपने पापों का और कुकृत्यों का ज्ञान हो गया हो और वो पश्चाताप करना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है। और रही बात नाम की, तो भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है। यदि ये समझते हैं नाम बदलने से कोई उत्थान हो जाएगा। अब जैसे भाजपा के अंधभक्त कहते हैं कि भारत को पहले कोई पहचानता नहीं था, मोदी जी ने पहचान दिलाई। तो एक काम कीजिए ना, गलत क्या कह रहे हैं भाई? वो तो उनके दावे हैं। तो सुनिए ना, तो भारत के स्थान पे इसका नाम नरेंद्र मोदी स्थान रख दीजिए नरेंद्र मोदी स्थान। यदि आपको लगता है भारत मोदी जी से ही है, उसकी पहले कोई पहचान नहीं थी, भारत को मोदी जी ने पहचान दिलाई, तो नरेंद्र मोदी स्थान रख दीजिए। क्या समस्या है? आपका बहुमत है, रख लीजिए ना, नरेंद्र मोदी स्थान कर दीजिए भारत का नाम उठाकर। अब रही बात कि जिनपिंग साहब नहीं आ रहे, हो सकता है डर के मारे नहीं आ रहे हो, वो मोदी जी से डर रहे हैं। 56 की छाती है मोदी जी की, डर गए होंगे वो, इसीलिए नहीं आ रहे होंगे। डर उनके अंदर समा गया होगा जिनपिंग साहब के अंदर, इसीलिए भारत नहीं आ रहे हैं वो। ठीक बात है। रजनीश गुप्ता, अगर आप बिल्कुल गरिमा के अनुरूप बोले तो मैं आपको लूं, नहीं वरना फिर नहीं लूंगा मैं। इसको नहीं बोलने दिया जाएगा। नहीं,
गरिमा वाली देखिए कौन सी बात है? देखिए ऐसा ना कि मैं देखिए आपको कोई भी इस दो देश तीन- का दो जो भी तीन नेता चीजें- है, प्रधानमंत्री है, आलोक जी, या कोई अरे उसकी रखिए ना, गरिमा बरकरार बात ही रखिए। किस बात अगर की- केजरीवाल जी किस को बात की अगर बात- केजरीवाल जी को कोई कहेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या उसको भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर केजरीवाल को कोई मूर्ख कहेगा तो मैं नहीं बर्दाश्त पहले तो करूंगा मुझे उसको। म्यूट मत अनम्यूट मत किया कीजिए। पहले आपने मुझे बुलाया है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। और किसी को नहीं, नहीं, मैंने आपकी बात सुनी है। आपकी बात सुनी, बोलिए। नोटिस भेजे बोलिए। इफ आई एम यूजिंग एनी डिफेमेटरी वर्ड लेट मी सेंड दिस मैसेज। गुप्ता जी मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर बोलिए कि आप लोग ये जो सत्र है, सवाल पूछिए, आप आपके सवालों के जवाब देंगे। पूछिए सवाल। मैं पूछ रहा क्या हूं पूछना चाहते कि भाई आप लोग जो पूछिए। हो हल्ला मचाए हुए हैं नाम को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन, इनको लेकर, ऐसा तो नहीं कि आप लोग अब ट्रैप में फंस रहे हो? अभी तक तो आप लोग एजेंडा सेट कर रहे थे, अब एजेंडा नरेंद्र मोदी सेट करेंगे और पीछे पीछे आप लोग भाग रहे हैं। देख लीजिए, मसला चुनाव है। दोनों दोनों गठबंधनों का मसला चुनाव है। आलोक इस जी- देश की सत्ता एक को बचाना है आलोक और जी, दूसरे को उस सुनिए। पर कब्जा करना है। देश आलोक जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को देश को आगे ले जाने के लिए ना कोई विजन है ना कोई एजेंडा है। उनके पास तो एजेंडा है ही नहीं, तो एजेंडा क्या सेट करेंगे? अरे भारतीय जनता पहली पार्टी की बात है। चिंता आप मत करो, तो देश की चिंता जो करो। भरदूरिया भारतीय साहब जनता ने- पार्टी की चिंता भारतीय जनता लीजिए। पार्टी करेगी। नहीं, हमें चिंता नहीं देश की कि गलत हाथों में गया हुआ है, तो हमें चिंता क्यों नहीं होगी? देश तो मेरा बर्बाद हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है, उनको तो बहुत सारे, देखिए मेरे मुंह खुल जाएंगे तो मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारे व्यक्तियों को तो 2014 के बाद पता चला कि पिताजी भी है कोई चीज। उनको तो पता ही नहीं था, अपने आप को अनाथी समझते थे। 2014 के बाद पता चला कि उनके कोई पिताजी भी है। तो ऐसी मानसिकता बना दी है, ऐसी लॉजिका बना रखे हैं देश के अंदर। अब मैं तथ्यों की बात करता हूँ, सुनिए। मैं ये कहता हूं, अभी भदौरिया जी ने भी पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया। आप वन नेशन वन इलेक्शन की भी यदि बात करेंगे, आप ऐसे कामों को कीजिए ना जिस देश की जनता को भला हो। आप वन नेशन वन इलेक्शन करके क्या करेंगे? यदि आप देश में वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हैं और गरीब के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को, अमीर के बच्चों को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म देते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, उससे देश का भला होगा। उस पे तो आपकी कोई विचार नहीं है, उस पे कोई विजन नहीं है आपके पास। आपको लगता है कि और आप इंडिया, अरे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने समझाया आपको एक्सप्लेन करके कि इंडिया का नाम भारत। वैसे आपको बता दूं, भारत के संविधान में उसकी जब प्रस्तावना पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। तो देश का नाम तो हर व्यक्ति का एक दो नाम होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर रहे हैं। भारत का नाम भारत भी है, भारत का नाम इंडिया भी है। तो जो है संवैधानिक नाम है, ये नहीं। बाकी नाम तो शास्त्रों में चलते ठीक हैं। है, इंडिया हटा देंगे तो क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत? हटा देने दीजिए। वैसे भी कहा जाता है भारत का संविधान, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की अर्थव्यवस्था, दिक्कत क्या है? सुनिए ना, अभी मैं खेल में गया हुआ था, उसमें लिखा हुआ है बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अरे हर जगह तो आप आज तक भारत को प्रमोट कर रहे थे। आज एकाएक क्या हो गया कि आपको भारत की बदलने? क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन इनके खिलाफ बना है, पूरा जो पूरा 140। हाँ, रजनीश जी रुकिए, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं पूछूंगा, बड़ा महदूद है ये। मैं पूछ रहा हूँ, मैं लोहिया साहब से पूछ रहा हूँ कि लोहिया जी, आप ही लगातार इंडिया को बढ़ा रहे थे, तब आपको नहीं लग रहा था कि गुलामी का प्रतीक है? अचानक आपको एक दिन, अचानक दिन में सपना आ गया कि भैया ये बड़ा गुलामी का प्रतीक, हटाओ इसको। क्यों भाई लोहिया जी? अनम्यूट करिए लोहिया जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अनम्यूट करिए। भाई आप ही ने इंडिया का डंका दुनिया में बजाया, ये आप ही लोग कहते हैं। और अब अचानक क्या हो गया कि बड़ा गुलामी का प्रतीक दिखने लगा? इधर कुछ एक डेढ़ महीने 2 महीने में, जब से ये गठबंधन बन गया है, उसमें गुलामी का प्रतीक दिखने लगा है। देखिए, गठबंधन इंडिया नाम रखे या उसके अलावा कोई भी नाम रखे, वो उनका अपना स्वतंत्र है, वो अपना नाम रखने के लिए। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए जो आप शब्द कहे हैं, मैं उसकी निंदा भी करता हूं दुर्गेन जी। एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर मैंने बहुत सख्ती से उनको रोका और मैंने भी उस शब्द को कतई डिबेट से बाहर कर दिया और उसको मैं कतई स्वीकार नहीं कर रहा हूं। हम अगर, और मैंने उनको ताकीद किया, मैंने उनको वार्न किया कि दोबारा किसी भी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के लिए आप हो या नरेंद्र मोदी के लिए वो हो,
कतई नहीं बोलना चाहिए, जी, और चाहे राहुल गांधी बिल्कुल। के लिए आप दोनों हों, ये बिल्कुल इसकी सुचिता देखिए, रखनी होगी। मैं आ रहा हूं, मैं खान साहब आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। डिबेट की भी एक सूचिता होती है और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। निश्चित अगर तौर हम पर, केजरीवाल निश्चित तौर अगर पर। हम केजरीवाल साहब को केजरीवाल जी करके बोलते हैं तो हम उनका आदर करते हैं, भले ही हम विपक्षी हों, भले ही हम केजरीवाल हमारे विपक्षी हों, लेकिन हम उनका आदर करते हैं। हम किसी का भी अनादर सहमत नहीं हैं, करते। सहमत हैं, मूल मुद्दे पर आइए, सहमत मैं हैं। आता हूं जी मुद्दे पे। आलोक जी ने भी कही ये बात और मेरे कांग्रेस के भाई ने भी इस बात को कही है। मैं तीनों का मैं जवाब देना चाहूंगा दुर्गेन जी। हाँ, लेकिन भारत कृपया थोड़ा समय पहले सीमा भी उसका था। ध्यान रखिएगा, मेरे पास सिर्फ जी, जी, 1 मिनट है, कृपया। भारत पहले भी था, भारत आज भी है और भारत आगे भी रहेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि इंडिया इनकी जब मीटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी मीटिंग रखती है। तो दुर्गेन जी, क्या इनकी मीटिंग के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं है कि अपनी बैठक रख सकें? क्या हम पूरे देश में छुट्टी कर दें कि भाई इनकी मीटिंग हो रही है और हम लोग छुट्टी कर दें? नहीं, ठीक बात, ऐसा क्या संभव है? नहीं संभव नहीं, बिल्कुल जैसे ठीक बात। आप अपने राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, हमें भी अपने एजेंडे सेट करने होते हैं, चाहे वो आपसे पहले बैठक हो, चाहे वो आपसे हमारी बाद में हो। एक बात। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री जी के लिए बोला गया था, मैं कहना चाहता हूं कि जब से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का डंका विदेशों में भी बजा है और भारत के आर्थिक, देखिए ये हंसने की बात नहीं है, ये बड़ी संवेदनशील स्वीकार करना सीखिए, आप लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं खान साहब। नहीं, अगर मोदी जी ने कुछ अच्छा नहीं किया, सारा खराबी किया मोदी जी ने क्या भाई? नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, चुटकुला बहुत अच्छा था, इसके लिए मुझे हंसी आ गई। नहीं, उनको मैं क्षमा कंप्लीट चाहता करने दिए, हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ, फाइनल आप ही से करूंगा। मैं उनको क्षमा कंप्लीट चाह करिए, रहा हूँ, जल्दी कंप्लीट करिए, चुटकुला लोहिया इसके साहब, लिए हंसी छूट गई। लोहिया साहब कंप्लीट करिए। 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा। नहीं, 10 सेकंड में। चुटकुला इतना अच्छा था कि हंसी छूट गई। मैं क्षमा ठीक चाहता है, हूँ। मैं आ रहा हूँ, आप अपनी बात कह लीजिएगा, हंस लीजिएगा अपने टाइम पर। आप खूब हंसिए, आप हमारी बातों को चुटकुला मानिए। देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। आप हंसते रहिए, क्योंकि आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है, अब लोहिया साहब, अब वक्त नहीं दे पाऊंगा आपको, हो गया टाइम ओवर। शान साहब, बस छोटा सा कमेंट शान साहब। देखिए दुर्गेंद्र जी, इस देश की समस्या यदि आज कोई है तो वो महंगाई है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता है। उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिससे देश में असल मुद्दों से ध्यान भटक जाए। इनके सर पे सत्ता की सनक सवार हो चुकी है। ये आए दिन ऐसे उल जलूल और फालतू के बातें करते हैं और फालतू के काम करते हैं जिससे देश में एक ऐसा वातावरण खड़ा हो जाए जिससे कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्य इनकी विफलताओं से जनता का ध्यान भ्रमित हो जाए। ये उसी का एक भाग है। रजनीश गुप्ता, फाइनल कमेंट 5 सेकंड में। देख लीजिए, देखिए, जब इन्होंने विशेष सत्र की बात कही तो निस्संदेह इन्होंने पहले ही तय कर लिया होगा कि देश में ऐसी क्या परिस्थिति है जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया हो। उनके एजेंडे भी सेट हो गए होंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पहले सत्र बुलाया गया है फिर एजेंडा सेट होंगे। और जब पहले ही एजेंडा सेट हो चुका है, परिस्थितियां सेट हो चुकी है, तो देश की जनता, मीडिया और विपक्ष के सामने उसका खुलासा करने में आपत्ति क्या है? ऐसी कौन सी सिक्रेसी है? और यही सिक्रेसी जो होता है ना, करप्शन की ओर लेके जाता है। ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये देश का भाग है। हमने पहले भी कहा है कि देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं का अंत कर दिया गया। बहुत शुक्रिया रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया मुकेश नहीं आए, उनका भी बहुत शुक्रिया। शान साहब आपका भी शुक्रिया और जेपी लोहिया साहब आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में क्या विपक्ष जो कह रहा है उसमें दम है कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए संसद के विशेष सत्र में कुछ अलग करने की कोशिश करेगी सरकार? और इंडिया और भारत, देश तो हमारा ही है ना, चाहे नाम भारत हो चाहे इंडिया हो। तरक्की होनी चाहिए, यहाँ के लोग खुशहाल होने चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।